हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं सूचकांकों की अपस्फीति। इसको क्या कहते हैं? डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। तो ये इसका सबसे पहले हम अर्थ करेंगे कि मूल्यों या कीमतों में परिवर्तन होता रहता है, या ये कह लो कि जीवन निर्वाह व्यय में परिवर्तन होता रहता है। तो मूल्यों या जीवन निर्वाह में परिवर्तन होने के फलस्वरूप जब आय या मजदूरी सूचकांकों में संशोधन किया जाता है, उनमें परिवर्तन किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को सूचकांकों की अपस्फीति कहा जाता है। सूचकांकों की जो अपस्फीति है उसके सूत्र दिए गए हैं। उसको निकालने के लिए हम वास्तविक मजदूरी ज्ञात करते हैं और वास्तविक आय, फिर वास्तविक मजदूरी सूचकांक और वास्तविक आय सूचकांक ज्ञात किए जाते हैं। तो जो आय और मजदूरी होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है मौद्रिक मजदूरी, एक होती है वास्तविक मजदूरी। इसी प्रकार एक मौद्रिक आय और एक वास्तविक आय। मौद्रिक मजदूरी क्या है या आय क्या है कि जो हमें नकद रूप में मिलती है, जैसे 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 400 रुपया, तो जो नकदी के रूप में मिलता है वो मौद्रिक मजदूरी या आय होती है। और वास्तविक आय या मजदूरी क्या है? मौद्रिक मजदूरी से हम कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं, उसको कहा जाता है वास्तविक मजदूरी। कहने का मतलब जो नकद रुपया है हमारे पास, उससे हम कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं वो वास्तविक मजदूरी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास मान लो हमें 500 रुपया मौद्रिक मजदूरी या मौद्रिक आय हमारी है और हम उससे 5 वस्तुएं खरीदते हैं, तो एक वस्तु का मूल्य है 100 रुपये। तो इसका मतलब हमारी मौद्रिक मजदूरी तो होगी 500 रुपया और वास्तविक मजदूरी होगी 5 वस्तुएं। कोई भी व्यक्ति जब कोई काम पे जाता है, काम पे ज्वाइन करता है, तो वो मौद्रिक मजदूरी या आय की अपेक्षा वास्तविक मजदूरी या आय को प्रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक चपरासी है, वो चाहे स्कूल में है या कॉलेज में है, तो वो जॉब लेते समय ये देखेगा कि उसे वास्तविक मजदूरी या वास्तविक आय कितनी मिल रही है। सपोज उसे 10,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है, लेकिन वो तो उसकी नकद आय होगी, लेकिन वो जो उसे मान लो रहने के लिए वहाँ फ्री में मकान मिल रहा है, क्वार्टर मिल रहा है, बच्चों की फ्री एजुकेशन मिल रही है, उनको यूनिफॉर्म मिल रही है, तो इनको अगर काउंट कर लिया जाए तो वो उसकी वास्तविक आय आ जाएगी। तो कोई भी, हम पढ़ चुके हैं, कोई भी व्यक्ति जब काम पे जाता है तो वो नकद आय की अपेक्षा वास्तविक आय को ध्यान में रखता है। तो यहाँ भी हम पहले वास्तविक मजदूरी या वास्तविक आय निकालेंगे, उसके बाद वास्तविक मजदूरी सूचकांक या वास्तविक आय सूचकांक निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं वास्तविक मजदूरी, रियल वेजेस, मौद्रिक मजदूरी बटे मूल्य सूचकांक इंटू 100, यानी वेजेस अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। इस प्रकार वास्तविक आय, रियल इनकम, मौद्रिक आय बटे मूल्य सूचकांक इंटू 100। प्राइस कैसे निकलेगा? रियल इनकम क्या है? इनकम जो मौद्रिक है, मनी के रूप में मिल रही है, बटे प्राइस सूचकांक, प्राइस इंडेक्स इंटू 100। तो आगे क्या है? इनके सूचकांक निकालने हैं। तो स्टूडेंट, आपकी बुक में वास्तविक मजदूरी सूचकांक और वास्तविक आय सूचकांक निकालने का जो सूत्र दिया गया है वो गलत है। तो यहाँ पे मैंने उसको सही करके लिखा है, आपने यही कॉपी पे नोट कर लेना है, बुक में से नहीं करना। तो इसमें वास्तविक मजदूरी सूचकांक क्या है? चालू वर्ष की वास्तविक मजदूरी क्या है? करंट ईयर रियल वेजेस बटे आधार वर्ष की वास्तविक मजदूरी, बेस ईयर रियल वेजेस इंटू 100। फिर क्या है? वास्तविक आय सूचकांक चालू वर्ष की वास्तविक आय बटे आधार वर्ष की वास्तविक आय इंटू 100। तो जैसे कि हम सूचकांक निकालते थे P1 बटा P0 इंटू 100, वही चीज़ है। तो P1 क्या हो जाता है कि 1 का मतलब क्या है? करंट ईयर, और P0 0 का मतलब क्या है? बेस ईयर। इसमें भी वही है, चालू वर्ष और आधार वर्ष की वास्तविक मजदूरी लेनी है, और इसमें चालू वर्ष की वास्तविक आय बटे चालू वर्ष की आधार वर्ष की वास्तविक आय इंटू 100। तो ये फार्मूला आप कॉपी पे नोट करना। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वास्तविक मजदूरी या आय या वास्तविक आय या मजदूरी सूचकांक कैसे निकाला जाता है। तो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो हमने ये एग्जाम्पल लिया है, इसमें क्या दिया गया है? मजदूरी यानी नगद मजदूरी दी गई है रुपयों में, और ये मूल्य सूचकांक दिए गए हैं। वास्तविक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी सूचकांक हमने निकालने हैं। तो ये ईयर दिए गए हैं 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। तो 1990 में मजदूरी कितनी थी? 4000।
फिर 91 में 4800, फिर 7000, 7200, 7200, 7400, 7500, और ये उसके प्राइस इंडेक्स दिए गए हैं। तो वास्तविक मजदूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है कि मौद्रिक मजदूरी बटे मूल्य सूचकांक इंटू 100। तो क्या आ गया 4000 बटा 100 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 4000। फिर क्या आ गया 4800 बटा 160 इंटू 100। फिर क्या आ गया 7000 बटे 280, 7000 बटे 280 इंटू 100। इसके बाद 7200 बटा 290, 7200 बटा 290 इंटू 100। इसके बाद 7200 बटा 300 इंटू 100। फिर इसके बाद 7400 बटा 320, 320 इंटू 100। इसके बाद 7500 बटा 330 इंटू 100। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो ये लिख लेते हैं, ये आएगा 4000, ये आएगा 3000, इसके बाद है 2500, इसके बाद है 2482.8, इसके बाद है 2400, फिर है 2312.5, और इसके बाद है 2272.7। ठीक है, ये हमने रियल वेजेस निकाल ली, यानी नगद मजदूरी बटे प्राइस इंडेक्स इंटू 100, नगद मजदूरी बटे प्राइस इंडेक्स इंटू 100 3000। अब वास्तविक मजदूरी सूचकांक रियल वेजेस इंडेक्स नंबर, तो इसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि चालू वर्ष की वास्तविक मजदूरी बटे आधार वर्ष की वास्तविक मजदूरी इंटू 100। तो ये चालू वर्ष क्या, ये आधार वर्ष पहले वर्ष को मानते हैं, तो ये 1990 है। तो इसका अगर हम 4000 बटे 4000 इंटू 100 करेंगे तो ये 100 ही आ जाएगा। उसके बाद जो करंट ईयर कौन सा हो गया 91, उसके लिए बेस ईयर क्या है 1990। तो करंट ईयर की रियल वेजेस कितनी है 3000 बटे 4000, 1990 की जो रियल वेजेस है इंटू 100। इसके बाद 2500 बटे 4000 इंटू 100। इसके बाद 2482.8 बटे 4000 इंटू 100। फिर है 2400 बटे 4000 इंटू 100। इसके बाद 2312.5 बटे 4000 इंटू 100। इसके बाद 2272.7 बटे 4000 इंटू 100। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 100 आया पहला, फिर 75, फिर 62.5, फिर 62.1, फिर है 57.8, और उसके बाद है 56.8। तो स्टूडेंट ये हमने मजदूरी का एग्जाम्पल लिया था। यहाँ पे आय भी आ सकती है, मूल्य सूचकांक दिए होंगे तो वास्तविक आय और वास्तविक आय सूचकांक भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फिशर का सूचकांक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम करेंगे फिशर वाला। तो इनको फिशर का आदर्श सूचकांक भी कहा जाता है, और क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक क्यों कहा जाता है, या फिर इसका सूत्र क्या है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल होंगे वो बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फिशर का सूचकांक, फिशर का आदर्श सूचकांक। थैंक्स स्टूडेंट्स।